नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो उसमें अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। दो यौगिक हैं जिनकी हमको बीबीटी के आधार पर विवेचना करनी है। किसके आधार पर? बीबीटी के आधार पर। दो यौगिक मैं लिख रहा हूँ। पहला यौगिक है Fe H2O का होल 6+2, एक यौगिक ये है, और दूसरा यौगिक है FeCN का होल 6-4। ये दो यौगिक हैं जिनकी तुलनात्मक विवेचना, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा अनुचुंबकीय, कौन सा प्रतिचुंबकी, किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ये हमको इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हमको इनमें Fe की यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होगी। देखिए यहाँ पर H मान लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। H2O की क्या हो गई? 0 हो गई, बराबर +2, बराबर कितनी हो गई? +2। यहाँ X -6 क्यों किया? क्योंकि Cn की -1 होती है, -1 × 2 करेंगे जब -6 बराबर -4। यहाँ पर x बराबर हुई 6 - 4 बराबर +2, क्योंकि -6 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण अवस्था के बाद Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। Fe 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d6। इधर भी Fe 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d6। उसके बाद +2 है, इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर Fe +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाह्यतम कोश से यानी कि 4s से निकालने हैं। ऐसे ही इधर भी Fe +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s0 3d6। उसके बाद अब देखो CFT क्या कहती है? CFT ये कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो समरंस D कक्षक हैं वो लिगेंडों की उपस्थिति के कारण उनका 2 भागों में विपाटन हो जाता है। एक निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक। देखो यहाँ पर क्योंकि समन्वय संख्या 6 इन दोनों यौगिकों में, इसलिए विपाटन इस तरह से होगा कि निम्न ऊर्जा वाले 3 T2G कक्षक नीचे रहेंगे और उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक ऊपर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करते हैं CFT के आधार पर। देखिए ये 2 हो गए ऊपर EG कक्षक और नीचे हो गए 3 T2G कक्षक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस यौगिक में D में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमें D में भरने। 1 2 3 4 5 6 इन समरंस कक्षकों में तो इस तरह से भर दिए D कक्षक, लेकिन इनमें T2G और EG में किस आधार पर भरेंगे? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की ऊर्जाएं, एक तो क्रिस्टल छिद्र विपाटन ऊर्जा और एक युग्मन ऊर्जा। अब देखिए H2O दुर्बल लिगेंड माना गया है H2O को, इसलिए ये विपाटन कम करता है और क्रिस्टल छिद्र विपाटन ऊर्जा का मान यानी कि डेल्टा जो O का मान है वो कम रह जाता है युग्मन ऊर्जा से दुर्बल लिगेंड होने की स्थिति में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में भर गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो उसको ऊर्जा चाहिए डेल्टा O, और अगर वो T2G में ही युग्मित हो तो ऊर्जा चाहिए उसको P, लेकिन P ऊर्जा ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, युग्मित होने के बजाय ऊपर जाएगा, क्योंकि डेल्टा O कम है। 5 4 5 6 इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस दूसरे यौगिक में देखें तो यहाँ पे भी उसी तरह से क्रिस्टल छिद्र विपाटन होगा और 2 तरह प्रकार के कक्षक यहाँ पे भी बनेंगे, T2G और EG। यहाँ पे भी अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, इसलिए T2G नीचे EG ऊपर। अब देखिए लेकिन अंतर क्या आ गया? यहाँ साइनाइड लिगेंड है और साइनाइड लिगेंड को प्रबल लिगेंड माना गया है
और प्रबल लिगेंड के कारण क्रिस्टल छिद्र उपाटन ज्यादा होगा और क्रिस्टल छिद्र उपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो इलेक्ट्रॉन का वितरण किस आधार पर होगा, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे T2G में भर देंगे हम। उसके बाद अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए डेल्टा O चाहिए जो ज्यादा है और यहाँ युग्मित होने के लिए P चाहिए जो कम है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, वह काम होगा जहां कम ऊर्जा खर्च होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का वितरण T2G और Eg में हो गया। अब देखिए इससे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ जब H2O लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो कैसा संकुल बनेगा, आंतरिक कक्षक खाली नहीं होंगे, संकुल बनेगा बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, इधर आंतरिक डी कक्षकों में T2G में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये 2 कक्षक रिक्त हो गए, तो यहाँ बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल। एक अंतर तो ये आ गया इसमें। दूसरा अंतर अगर हम देखें, यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, इसलिए ये यौगिक अनुचुंबकीय हो गया जिसमें H2O लिगेंड है, और यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित अवस्था में और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। दूसरा हम इसका चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग करना पड़ेगा, जो म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ n+2। अब देखिए म्यू बराबर यहाँ n का मान कितना है अपना, n का मान 4 रख देंगे, कितना 4, तो यहाँ बता रहा हूं मैं आपको 4 4 + 2 यानी कि 4 × 6 24 और 24 का अंडर रूट 4 × 9 Bn बोर मैग्नेट। इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया 4.9 और इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0, क्योंकि जब इस फॉर्मूले में n+2 में जब आप 0 रखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें CFT के आधार पर हमने तुलनात्मक विवेचना की थी। अगला क्वेश्चन है एक जो कई बार बोर्ड में भी आ चुका है और चैप्टर नंबर 8 में भी हम उसको पढ़ेंगे। Na+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। Na+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए Na+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 1 नंबर में 1-2 बार पूछा गया है। देखिए ये ऐसे भी पूछा जा सकता था कि n+2 Z बराबर 28 का चुंबकीय आघूर्ण। n+2 मतलब कोई धातु आयन, और कौन सा धातु आयन, जिसका परमाणु क्रमांक 28 हो। अब 28 किसका परमाणु क्रमांक है, निकेल का, इसलिए ये आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले निकेल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखो। Ni28 बराबर ये हो जाएगा 4s2 3d8। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ कि Na+2 का निकालना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको निकालने पड़ेंगे। 4s0 3d8 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन भरिए आप हुंड के नियम से, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इस तरह से हुंड के नियम से। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 आ जाएगी दोस्तों, 2, क्योंकि 1 और 2 ये तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ गई। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √of n+2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 दूनी 8 और √8 पे होता है 2.8, क्योंकि आपको पता है 9 का कितना हो जाएगा 3, तो √8 2.8 Bn मात्रक होगा बोर मैग्नेट टर्न। इस तरह से हम Na+2 का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको कोई संकुल यौगिक है और वो आपको दे दे कि इससे कितने आयन प्राप्त होंगे जलीय विलयन में। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए
इससे पहले मैं आपको और बता देता हूं, जो साधारण लवण होते हैं उनसे आयन हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये है एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका उदाहरण मैं ले रहा हूं। अब जैसे ये है, अगर इसको आप जल में घोलोगे तो कौन से आयन प्राप्त होंगे, देखो किस तरह से। इस 2 को आगे ले जाओ, 2A, ये यहां ऊपर जाएगा +3, एक तो 2 तो एल्युमिनियम +3 प्लस दूसरे और देखो 3 को आगे ले जाओ, 3SO4, और इस 2 को ऊपर ले आओ, -3 सल्फेट आयन। इस तरह से प्राप्त। यहां पे भी ऐसा ही होगा, देखिए K4FeCN का होल 6। अब देखो ये हिस्सा धनायन वाला है, ये ऋणायन वाला है, तो ये हमको यहाँ की तरह आगे ले जाना पड़ेगा। जल में जब इसको बोलेंगे 4K+, क्योंकि देखो यहाँ 1 है तो 1 ही जाएगा ऊपर, 4K+। उसके बाद यहाँ 1 है तो ये आगे आएगा, 1 लिखते नहीं है, बड़ा कोष्ठक FeCN का होल 6, और ये 4 यहाँ -4 के रूप में चला जाए। तो कितने आयन हो गए टोटल, 4 तो पोटेशियम और 1 हो गया FeCN का होल 6 माइनस। अब देखो अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के आयन प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 प्रकार, एक तो पोटेशियम प्लस और एक FeCN का होल 6 -4। और अगर संख्या आपसे पूछे तो संख्या हो गई 4 और 1 5, 4 आयन पोटेशियम के और 1 आयन इसका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक नाम IUPAC नाम हमसे पूछा गया है कि निम्न संकुल यौगिकों के IUPAC नाम क्या होंगे। तो मैं आपको 2 यौगिक बता रहा हूं जिनका IUPAC नाम है, जल्दी से देखिए। एक है K क्रोमियम H2O का होल 2 C2O4 का होल 2 डॉट 3H, एक यौगिक ये है। अब देखो इसमें इसका IUPAC नाम आप कैसे बताएंगे, और चीज तो सब यहाँ पहले जैसी है, लेकिन डॉट 3H2O नया है, तो इसको हम जहां जल आएगा बाहर, अगर अंदर आता है तो जल लिगेंड होता है, उसको एक्वा लिखते हैं लिगेंड के रूप में, लेकिन जल अगर डॉट के रूप में बाहर हो तो उसको हाइड्रेट जल बोलते हैं, हाइड्रेट। उसका नाम हम कैसे लिखें, देखो सबसे पहले वही ऑक्सीकरण अवस्था +1 x 0 -2 और गुणा 2 करेंगे, जब 4 बराबर 0 तो x बराबर +3, इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 और +1 -3 हो जाएगा, -3 को इधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें अगर ऑक्सीकरण अवस्था है, नाम लिखना स्टार्ट कर दो, ये पोटेशियम धनायन हो गया, पोटेशियम। उसके बाद ऋणायन संकुल है, इसलिए पहले लिगेंडों का नाम, लिगेंड 2 तरह की है तो अंग्रेजी अल्फाबेट में लिखेंगे, पहले एक्वा फिर ऑक्सीलेटो, और संख्या भी व्यक्त करेंगे, डाई एक्वा, डाई ऑक्सीलेटो, डाई एक्वा, डाई ऑक्सीलेटो। अब क्रोमेट, क्रोमियम क्यों नहीं लिखा, क्रोमेट क्यों लिखा है, क्योंकि संकुल आयन या ऋणायन है, इसलिए 8 जोड़ेंगे, क्रोमेट थर्ड। इतना तो हमको लिखना है। अब ये 3H2O को लिख देंगे ट्राईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट। इस तरह से इस संकुल यौगिक का IUPAC नाम हमने लिख